होने पर पिछले 10 साल में किए गए विकास और वेलफेयर स्कीम के दावे और मैनिफेस्टो में किए गए वादे इस बार जनता को कितना लुभा पाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मैं इससे पहले कि बाकी सवाल पे जाऊं, मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये रहा, क्योंकि 20-25 साल से मैं भी फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर करता रहा हूं, कि बहुत कम ऐसा होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्शन कैंपेन में इतना ज्यादा एक्टिव होते हैं। और मैं इसको इस नजरिए से देख रहा था कि वित्त मंत्री होने के नाते आपने सारे वेलफेयर स्कीम को स्क्रूटनी की होगी, देखा होगा कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जब लोगों के बीच आप जा रही हैं, साउथ से लेकर के बिल्कुल सुदूर नॉर्थ ईस्ट तक, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रही है। और ये बेनिफिशियरीज जो बोलते हैं वो मीटिंग में खुद आ जाते हैं। हमारे कार्यकर्तागण तो आते ही आते हैं। मुझे एकदम प्रसन्नता है इस विषय की कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वो जो एटीट्यूड है कि जनता तक हर स्कीम पहुंचना चाहिए और इसको मॉनिटर करो, और खुद मॉनिटर करते हैं प्रगति का प्रोग्राम के द्वारा, सबको मिल रही है, जनता तक पहुंच रही है। इसमें इस सारे स्कीम और विकास के बीच में जो होती है परंपरा, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। तो कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, मुख्य तौर पे प्रमुख विपक्षी पार्टी, और दूसरा भाजपा ने भी किया। तो जब दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये देखा कि कांग्रेस बहुत सारी चीजों में बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही आकर्षक वादे किए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम 30 लाख सरकारी भर्तियां भरेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, हम गरीबी छूमंतर कर देंगे। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि हम निवेश से नौकरी करेंगे, हम कृषि को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के वादे और स्पेसिफिक ये वादे, तो आपको क्या लगता है, इसको कैसे देखती है? जनता को ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो? इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ जो मैनिफेस्टो में लिखित रूप में आपको दिखता नहीं, कि जनता ये भी उसमें से समझते हैं कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उदाहरण के लिए ऐसे ही लुभावने वाले बात हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी दिए, और सरकार में आए भी कांग्रेस। आज तक आप देख लीजिए पिछले 1 साल में से बार बार कर्नाटका के मंत्रीगण भी, चीफ मिनिस्टर भी मोदी जी को दोषी ठहराते हैं कि हमें पैसा नहीं है, ये सब प्रोग्राम हम चलाना है। और खुद उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये भी कहा कि ये पूरे कार्यक्रम के लिए पैसा दे दिया, मैंने डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा बचा नहीं है, दे नहीं पाऊंगा। यही हुआ राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की थी। तब की मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी ने ओपनली ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को जाएंगे, न्यू पेंशनशिप छोड़ देंगे। क्यों आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ओपीएस के विषय जिक्र नहीं हुआ? और जब पूछने में फॉर्मर वित्त मंत्री जी बोलते हैं नहीं नहीं वो प्रीमेच्योर होगा। प्रीमेच्योर के बाद हिमाचल भी बोले और राजस्थान भी बोले। इसीलिए मैं सारांश इस विषय का, जनता ये देख रहे हैं कि प्रॉमिस देने वाले कौन है और उसको सक्षम तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होंगे। कांग्रेस 3-4 बार एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। तो कितना फिजिबल है गरीबी को जल्द से जल्द हटाना? क्योंकि ये तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एक झटके में अगर हट जाता गरीबी, माननीय इंदिरा जी को वो शायद वो मैजिक वॉन्ड उनके हाथ में नहीं है, ऐसे करके एलिवेट, गरीबी हटाओ हटाओ, हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा क्यों लगाना था? राहुल गांधी ऐसे पिक्चर दे रहे हैं जो उनके पिताजी या दादी जी और इवन उनके परदादा, उनको इतना ज्ञान इतना ज्ञान नहीं था। अब तक हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की, अब आपके मैनिफेस्टो की बात करें भाजपा के, तो 10 साल सरकार में रहने के बाद पीएलआई स्कीम अलग अलग सेक्टर में आया, काफी कोशिश की गई निवेशकों को लाने के लिए। अब हम कह रहे हैं कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। अब ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए क्या कोई अलग रणनीति आपके पास है, अलग रोड मैप है, या फिर जो मौजूदा रोड मैप है इसी का विस्तार करेंगे, उसी को एक्सपेंड करेंगे? क्यों, मेक इन इंडिया जब अनाउंसमेंट हुआ 2015 में, तब ही हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रास्ता ही उसमें विवरण किया गया था।
कुछ आप शेयर कर सकेंगे कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? मैं एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं, उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भले ही सरकार या भाजपा अभी चुनाव प्रचार में है, लेकिन अधिकारीगण अभी काम कर रहे हैं और 100 दिन का एजेंडा बनाया जा रहा है। तो ये 100 दिन का एजेंडा बनाने के पीछे क्या मकसद है? चूंकि तो अभी चुनाव प्रचार में सरकार बनेगी, फिर आएंगे, तो ये क्या बजट की तैयारी है या फिर आगे का रोड मैप अभी से बनाना चाहते हैं? आगे का रोड मैप तो हमारे संकल्प पत्र में 5 साल के लिए क्या कर रहे हैं, और ये 5 साल के लिए जो भी कर रहे हैं वो 2047 को मन में रखते हुए इस 5 साल का रास्ता हम दिखा रहे हैं। उसमें से भी जो 100 कदम हम पहले 100 डेज में, इतने सारे कदम ये फर्स्ट 100 डेज में जो कर पाएंगे, उसका नक्शा रेडी हो रही है, जिससे जैसे प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है आरबीआई का फंक्शन में जब हम सब बैठे थे, उधर क्लियरली बोले कि आप सबके पास तो टाइम है, आप भी काम करिए। शपथ ग्रहण होने के तुरंत बाद हम एकदम काम में जुट जाएंगे। इन सब से अलावा एक मुद्दा काफी सुर्खियों में, वह इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया इलेक्टोरल बॉन्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं था, उसके तौर तरीके पहलू अलग अलग पहलुओं पे था। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि ये एक बहुत ही अच्छा टूल था, तो नई सरकार आने के बाद अगर आप आती हैं सत्ता में, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को नए रूप में लाने की कोशिश करेंगे? उसके लिए बहुत सारे चर्चा, गोष्ठी, विमर्श सब करना चाहिए। और क्योंकि पिछले बार जो सिस्टम था उससे बेहतर था इलेक्शन बॉन्ड्स। अभी जो आने वाले दिन में जो भी करना है, उसका भी मैं मानती हूँ बहुत कंसल्टेशन के बाद सरकार आगे बढ़ना चाहेगी। इतने सारे आपने सरकार के कामकाज गिनाए, तो मेरा एक सवाल है कि वित्त मंत्री चूंकि चीजों में काफी दिल से जुड़ी रहती हैं, क्योंकि पैसा खर्च होता है, खर्च करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, लेकिन चुनाव में इन डेवलपमेंट के मामले को चर्चा होते होते बात भटक के चली जाती है पोलराइजेशन पे। तो ये आपको दुखी करता है या फिर आप कैसे देखती हैं? क्योंकि डेवलपमेंट 10 साल सरकार ने किया है, उस मुद्दे पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, उस मुद्दे बहस होनी चाहिए, लेकिन उस मुद्दे बहस होते होते मुद्दा कहीं और चला जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का परफॉर्मेंस, उनके डेवलपमेंट और गरीबी हटाना, गरीब का समझना, गरीब के रिक्वायरमेंट को समझ करके पिछड़ा और दलित और ट्राइबल लोगों को उनके समस्या उठाना और उसका निष्कर्ष ले आना, माइनॉरिटी को अपील करो और भटकाव की भाषण दो और मेजॉरिटी को बार बार दिखाओ कि आप कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। ऐसे पोलराइजेशन उनको आवश्यक है, हमें आवश्यक बिल्कुल नहीं है। देखिए कैसे ज्ञान का, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको क्यों सामने रख के प्रोत्साहन के नाते बात करते हैं मोदी जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि वित्त मंत्री होने के नाते भी आप उसके बाद भी चुनाव प्रचार के दौरान भी आप काफी इलेक्शन कैंपेन में जा रही हैं, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। तो पहले ये मामला चला कि शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, आपने कहा कि नहीं मैं अब नहीं लड़ूंगी। आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। तो कैसे देख रहे हैं, क्या आपने क्या सोच के नहीं लड़ने का फैसला लिया? आखिर पार्टी तय करती है, मैं कुछ भी कहूं, आखिर पार्टी अगर बोलती है नहीं आप जाओ इधर कंटेस्ट करो, हम तो मानने वाले पार्टी हैं। कार्यकर्ता बीजेपी का कोई पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बोल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो पार्टी को ही सर्वोत्तम मानते हैं, देश के बाद पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं कि आप जाती इतनी मेहनत करती है, धूप पे अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। तो ये थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो सरकार ने पिछले 10 साल में किया है उसका काफी ज्यादा असर लोगों में दिख रहा है और इसका प्रतिबिंब आपको चुनावी रिजल्ट में देखने को मिलेगा।